वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरसलान ख़ान है। आज अगेन कोशिश करूँगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस जो है ना आए हैं उन सबको रिस्पॉन्ड कर सकूँ, एटलीस्ट मोस्टली को। और अगेन मोस्टली क्वेश्चंस जो हैं वो एंग्जाइटी से या डिप्रेशन से रिलेटेड हैं। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि मैं तो अपना इधर जो जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है इन चीज़ों को लेके, क्योंकि अगेन जो मैंने एक वक्त इसके साथ गुजारा है या जो चीज़ें मुझे हेल्प करती रही हैं, जो मेरी स्टडीज़ थी इसके ऊपर पढ़ के जान के, क्योंकि मेरा मानना है कि जब तक आप इसको अंडरस्टैंड नहीं करते पूरी तरह से एंग्जाइटी को, आप इसे डील नहीं कर पाते। तो मैं अपने वो पॉइंट ऑफ व्यूज़ या एडवाइसेस वो तो शेयर कर सकता हूँ, बट ऑलवेज़ यू हैव टू गो टू डॉक्टर। आपको अगर कोई भी मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो साइकाइट्रिस्ट को ज़रूर विज़िट करें। वो ही आपको बता सकता है कि उसके डायग्नोसिस क्या हैं और उसके हिसाब से मेडिसिन्स कौन सी हैं। तो मेरी जो एक अपनी फ़ाइट रही है उसको लेके जो मैं छोटे मेरी एडवाइसेस हो सकती हैं, या अगेन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगेन वो मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेस करती है नेट सर्फिंग के ऊपर, आर्टिकल्स पढ़ के, जितने भी डॉक्टर्स ऑनलाइन में देखूँगा या इस रिलेटेड जितनी भी चीज़ें मैं देखता हूँ ना, उससे एक लॉजिकल पॉइंट देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम बड़ी लॉजिकल सी चीज़ लगती है एंग्जाइटी, उसका कोई सर पैर तो होता नहीं। तो उधर से कोशिश करता हूँ कि मुझे पता चल सके कि ये चीज़ मुझे क्यों हुई थी, ये क्यों हुई है, ताकि मुझे पता हो कि ये मेरे साथ जो है ना इसके पीछे बेसिस क्या है। तो इसी तरह पहला एक क्वेश्चन था कि बॉडी का वाइब्रेट करना, ठीक है, जब बैठा नहीं जाता लोगों से, आप लोग स्ट्रेच कर लेते हैं अपनी बॉडी, वाइब्रेट करती है बॉडी, जिसे कहते हैं ट्विचिंग होना, या मतलब प्रॉपर इसको ट्रिमर्स बोलते हैं, या ट्रिमर्स होना एंग्जाइटी में। तो ये क्यों होते हैं? आप कंफर्टेबल क्यों नहीं हो पाते हो? आप कुछ खाने लगे और उसे बैठा नहीं जा रहा। तो इस तरह के बड़े इश्यूज़ हैं। कि इस तरह सिस्टर्स के पीछे एक कमेंट था कि कहते हैं हम नमाज़ पढ़ते हुए भी जब बैठते हैं तो इशू होता है इस तरह। अब इसके पीछे रीज़न क्या है? सबसे पहले तो ये समझना है हमने। रीज़न इसके पीछे अगेन मेरी जितनी अंडरस्टैंडिंग है उसके पीछे ये है कि हमारी बॉडी जब फाइट और फ्लाइट मोड में जाती है ना, तो वो जब देखती है ना आगे कोई डेंजरस चीज़ है, कोई ख़तरे में हम आ गए हैं, यही तो एंग्जाइटी है, यही तो डिसऑर्डर है हमारे साथ, कि हमें हर वक्त यही लगता है कि हम किसी खतरे में जाने लगे हैं। लोगों को डर होता है मैंने ये खाया तो कुछ हो ना जाए, ये बैक ऑफ द माइंड सम टाइम हो रहा होता है। बैठूंगा तो कुछ हो ना जाए, उठूंगा तो कुछ हो ना जाए। तो उसके अंदर जो बॉडी रिस्पोंड करती है ना, अक्सर ये हर एक के साथ नहीं हो सकता, हर एक के साथ, किसी के साथ बर्निंग के इश्यूज़ हैं, वो बर्निंग के इश्यूज़ भी यही हैं कि बॉडी मूवमेंट जो है ना, वो बॉडी जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एक तरफ दे देती है, बॉडी दूसरे, जहाँ से वो ब्लड शिफ्ट होता है वहाँ पे आपको बर्निंग स्किन की सेंसेशन होती है। और जो बॉडी के अंदर ट्रिमर्स आना या वाइब्रेट करना है ना, वो भी आपकी बॉडी अपने आप को ना मतलब तैयार कर रही होती है, मतलब हिलना जुलना फुल, जिस एक टेंशन ही हलचल मच जाती है कि कुछ होने लगा आपके साथ। तो आपकी बॉडी के अंदर वो आपका नर्वस सिस्टम जो है ना वो सब कुछ तैयारियां कर रहा होता है। तो मतलब क्या है कि पीछे जो मेन इशू है ना, मेन इशू आपका एंग्जाइटी है। आप शदीद एंग्शियस हैं। और जिस तरह आपने देखा नहीं कि वो, मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ, आप किसी वो बड़े से झूले में बैठो ना, वो पीछे जाता है फिर आगे जाता है, तो आपके ना पेट के अंदर को एक एकदम आप खुद वो स्टिफ कर लेते हो, वो अंदर बटरफ्लाइज हो रहे होते हैं, वो एक्साइटमेंट के अंदर बेशक हो रहे हो, पर आप उसके अंदर एक एंग्शियसनेस भी होती है, कोई एक डर भी आता है कि इस तरह ऊपर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है। तो ये ऑलमोस्ट वही कंडीशन होती है, पर इसके अंदर खौफ बहुत ज़्यादा होता है। और वो जब आप स्टिफ करते हो अपनी अंदर से, वो बॉडी कभी वाइब्रेट कर दी, कभी ट्रिमर्स आते हैं, तो वो आपका फिजिकल रिस्पॉन्स है टुवर्ड्स एंग्जाइटी, इन सिंपल 3 वर्ड्स। तो अगर आपके साथ ऐसा इशू चल रहा है कि आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है किसी टाइम पे और आप बहुत शदीद एंग्शियस हो जाते हो, आपके साथ पैनिक के इश्यूज़ हैं, तो लाजमी आपको डॉक्टर को विज़िट करना है, और इसके लिए कोई भी जो भी वो आपको इलाज बताए आप उसको फॉलो करते रहो। तो इसी तरह एक क्वेश्चन था, उन्होंने कहा था कि सर डीरियलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन, इसके ऊपर दोबारा एक वीडियो बनाएं।
देखिए डीरियलाइजेशन इसके अंदर भी ये दोनों चीज़ें थोड़ी सी मिलती जुलती हैं एक चीज़, क्योंकि दोनों ही आपका रिस्पॉन्स टुवर्ड्स एंजाइटी है। डीरियलाइजेशन या डीपर्सनलाइजेशन होता क्या है? डीपर्सनलाइजेशन ये होता है कि आपको अपने आप के साथ डिटैच हो जाते हो, आपको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होना, आपका अपने ऊपर कंट्रोल ही ख़त्म होना शुरू हो जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा किस्में हैं, हर एक इंसान के साथ डिफरेंट किस्म का ये जो है ना, क्योंकि इसको एग्जैक्टली एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हर एक के साथ एक ना डिफरेंट रूप के साथ हो रहा है। बट आसान वर्ड्स के अंदर हम जिसको बोलेंगे ना, वो यही होता है कि हमें अपने आप के साथ एक डिटैचमेंट फील होती है। हमें अपना आप लग ही नहीं रहा होता, ना हमारा अपने ऊपर कोई कंट्रोल होता है, हम आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। और इसी तरह डीरियलाइजेशन होती है। डीरियलाइजेशन के अंदर इससे उल्टा हो रहा होता है, आपका बाहर से डिटैचमेंट हो जाती है, सब कुछ आपको ना ऐसे ख्वाब की तरह लग रहा होता है, फोगी सी फीलिंग, ऐसा पता नहीं ख्वाब, अनरियलिस्टिक है सब कुछ। कभी कभी आपको चीज़ें बड़ी स्लो चलना शुरू दिखना, स्लो मूव कर रही हैं, कभी इस तरह लगना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें अगेन इसके अंदर मुख्तलिफ लोगों के साथ मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेरिमेंट जो है ना एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। तो बट अगेन आसान लफ्ज़ों में इसी तरह बयान किया जा सकता है। अब इसके अंदर अगेन इशू क्या है? डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन। इसके अंदर भी आपका जो दिमाग है वो जिसको कहते हैं ना कि एकदम आपका जहाज़ ख़राब हो जाए ना, आप पैराशूट पकड़ के जंप लगा जाते हो। ये आपका जो दिमाग है ना, वो एंग्जाइटी से लड़ लड़ के ना, वो कहता है कि मैं इसको नहीं झेल सकता, वो पैराशूट, इसको कहते हैं पैराशूट मोड पे चला जाता है। उसके अंदर इसकी ये है कि ये कभी अपने आप के साथ डिटैच कर देगा आपको, आपका अपना ही दिमाग, या आपको दुनिया की टुवर्ड्स सराउंडिंग्स डिटैचमेंट हो जाएगी। ये इसकी मेन रीज़न है। अब इसका इलाज अगेन, अगर आपके साथ डीपर्सनलाइजेशन का इशू है, डीरियलाइजेशन का इशू है, तो इसके पीछे जो मेन सोर्स है वो अगेन आपका एंग्जाइटी होना है। और ये सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एंग्जाइटी के अंदर ही हो, एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर हो, किसी आपको अगर कहते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक जो है ना PTSD जिसको बोलते हैं सिंड्रोम है, तो उसके अंदर भी ये हो जाता है, और भी कई चीज़ें हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर आपको कोई इस तरह के एक्सपीरियंसेस हों, डॉक्टर को विज़िट करें, क्योंकि इसके लिए अगेन मेडिसिन्स डू वर्क। वो जो भी आपको उससे रिलेटेड जो आप वो डायग्नोस करेगा उसके हिसाब से कोई मेडिसिन देगा, इसको ठीक किया जा सकता है। क्योंकि मेन कोर इसका अगेन एंग्जाइटी ही होता है, या मतलब जिस तरह भी डिप्रेशन कह लें या पोस्ट ट्रॉमेटिक PTSD कह लें, अगेन और भी बड़ी चीज़ें होती हैं जो उसके पीछे होती हैं। या एक इसके लिए एक थेरेपी यूजली कही जाती है, और वो थेरेपी अक्सर अगर मुझे किसी लोगों को पता चले ना कि डीरियलाइजेशन है, तो अगर वो आइदर दे आर ऑन मेडिसिन और नोट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है वो डॉक्टर को विज़िट कर रहे हो। और क्योंकि हम शाय बहुत हैं, हमें लगता है हम डॉक्टर के पास क्या कहेंगे, डॉक्टर को नहीं पता चलेगा, मेडिसिन वर्क करेंगी नहीं करेंगी, ये होगा वो होगा। ये हिचकिचाहट आपको निकालनी पड़ेगी, आपको शायनेस दूर करनी पड़ेगी। आप जो हैटो को, अगर आपको मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, आपको लाजमी जाना चाहिए। इट डजेंट मीन कि आप पागल हो या कोई आपके साथ कोई इस तरह है। ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है। आपके दिमाग के अंदर केमिकल्स हैं, आपके उनकी थोड़ी सी स्पीड ग्रो जो है ना वो स्लो हो जाती है, तो वो रीअपटेकर्स आपको अगर लेने पड़े तो कोई नहीं यार, वो आपको अपने सराउंडिंग्स पे वर्क करना पड़ेगा। वो आपको बताएगा डाइट अपनी ठीक कर लो, ये कर लो, आप वो आहिस्ता आहिस्ता निकल आते हो। तो इसका कतई ये मतलब नहीं होता कि आपके साथ कोई इशू हो गया, कोई बड़ा सीरियस है, बड़े नॉर्मल सी चीज़ और इंसानों को हो जाती है। तो इसी तरह एक थेरेपी जो डीरियलाइजेशन डीपर्सनलाइजेशन जिनको है ना, वो ट्राई कर सकते हैं, जो कि यूजुअली बहुत ज़बरदस्त वर्क करती है, और वो है टॉकटिव थेरेपी। आप बात करो जिस तरह की भी फीलिंग। वैसे तो मैं एंग्जाइटी के अंदर भी बहुत से लोगों को ये जो है ना मशवरा देता हूँ कि और कुछ नहीं ना बनता, बोलना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो। खैर उसके अंदर मैं कहूँगा ना लिखना, क्योंकि आप माइंडफुल हो जाओ। डीरियलाइजेशन डीपर्सनलाइजेशन के लिए मैं जो है ना सजेस्ट करूँगा कि आप प्रॉपरली किसी के साथ बैठ के, अगर आपको कोई सेशंस दिए जाते हैं कुछ साइकाइट्रिस्ट की तरफ से, डू
गो टू द सेशंस, थेरेपीज़ करवाओ। अगर ये लग्जरी नहीं है तो फिर आप कुछ देखो, अपना कोई करीबी दोस्त देखो, उससे बात करना, बात शेयर करना, जिस तरह के भी वर्ड्स में कर सकते हो, अपनी चीज़ को अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, लाजमी करो। ये वाकई में बड़ा वर्क करती है ना। तो अगेन बेस्ट थिंग तो यही है कि आप जो है ना प्रॉपर साइकाइट्रिस्ट को विज़िट करो इन आइदर केस। अच्छा, अब थोड़े से ना हल्के फुल्के क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन था, इतना बता दें कि जब मैं अपनी मंगेतर से बात करता हूँ तो एंग्जाइटी होती है। अच्छा, वो सीन ये होता है कि एंग्जाइटी हमें उस जगह पे होती है जहाँ पे हम कंफर्टेबल ना हो। एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो जाएं तब भी हो सकती है, एक्साइटमेंट ज़्यादा हो जाती है। हो सकता है मंगेतर से मिलने हुए एक्स्ट्रा एक्साइटेड हो जाओ आप, तो उसकी वजह से भी आपको हो जाती है। लोगों को कहते हैं अपनी शादी वाला, आई नो मैनी पीपल जिनको अपनी शादी वाले दिन पैनिक हो गया, ठीक है। तो इट डज़ंट मैटर कि आप सिर्फ डिप्रेशन के अंदर ही एंग्जाइटी का शिकार होते हो या खौफ में मुब्तला हो जाते हो, आप ओवर एक्साइटमेंट के अंदर भी हो जाते हो। कई लोगों को बड़ा अच्छा रिजल्ट आने के ऊपर पैनिक हो जाता है उनको, कि इतना अच्छा रिजल्ट आया था, वो खुशी में थे और एकदम उनको पैनिक भी हो गया। वो कहीं ये क्या हुआ, हम तो खुश थे। तो एक्साइटमेंट के अंदर भी हो जाता है। पर मेरा जो है ना इधर एक छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है। हमारे साथ एक मसला है, मंगेतर हो या मैं अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ कि अपोजिट सेक्स जो है ना, हम जिस तरह की सोसाइटी के अंदर है, हमारा ज़ाहिर है इतना बिल्कुल हमारे लिए एलियनेटेड ही लोग, एलियंस टाइप की होती हैं, कहते हैं जो अपोजिट सेक्स होता है। हम जब उसके साथ जो है गुफ्तगू फ्रॉम बोथ साइड्स, इवन कई नो जो कई लड़कियां होती हैं वो कोई बहुत ज़्यादा जो है ना वो भी पैनिक कर सकती हैं एकदम अपने किसी मंगेतर से बात करनी हो, या सडनली आप नहीं जानते जिनको क्योंकि हमारे लिए एक हवाई होता है ये सारी चीज़ें। तो थोड़ा सा ना जो लोग शुरू से ही जिस तरह कहते हैं कि को में पड़े हुए हैं, इकट्ठे बात करना उनके लिए नॉर्मल है, उनके लिए तो मंगेतर हो, कोई कहते हैं वैसे उनके कोई दोस्त हो, कोई वैसे कहीं पे गए हो, उनके लिए वो बात करना कभी भी, वो लोग जिनका एक्सपोजर कम रहा है या मतलब कम बातचीत रही है कभी, जिस तरह का कोई लड़की की लड़कों से बातचीत नहीं रही है, किसी लड़के की कभी लड़कियों से बातचीत नहीं रही, तो उसके लिए जो है ना वो एक्सट्रीमली शाई हो सकता है, वो घबरा सकता है एकदम बात करते हुए। और वो घबराहट में अक्सर ना वो जिसे बोलते हैं ना कि वो जो नहीं कहना होता बंदा कह जाता है, अक्सर बोंगिया बोल हम लोग समय वो बोंगिया में मार जाता है। तो वो बाद में कहता है यार ये मैंने क्यों कह दिया, क्योंकि हम बड़ा वो भी होते हैं कि हमने एक इमेज भी तो रखना है ना सामने। और मेन मसला ही है कि हमें ये होता है कि इमेज ही ना कहीं ख़राब हो जाए, ज़ाहिर है मंगेतर है, आगे शादी होनी है, तो यार इमेज तो अच्छा रहना चाहिए ना। और हम वो नर्वसनेस के अंदर ना तो वो कर बैठते हैं। तो अपने आप को ना थोड़ा सा जो है ना, वैसे तो यही है लंबे लंबे सांस लेके, कोई नहीं यार वो भी सामने इंसान है, आप भी इंसान हो, कुछ भी नहीं होता। ये तो आपको कहते हैं इन दी एंड 2 सालों बाद तो वैसे ही आपको समझ लग जाएगी कि तुम दोनों एक उम्र की क्यों हो गए। हाँ, बंदे के अंदर वो जो हिचकिचाहटें होती है ना वो बाद में नहीं है, वो रहती नहीं है। बट शुरू के अंदर भी आप थोड़ा सा अपने आप को जैसे कहना ना कि मैच्योरली थोड़ा सा करो, इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि कोई नहीं यार वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ। कैजुअल, जितना कैजुअल रह सकते हो, अपने ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, कोई इमेज आपको बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको कोशिश ना करो कि मैं अपना इमेज इस तरह रखना है, इस तरह वेल एंड गुड यार मैं इस तरह कहीं हूँ, मैं इस तरह ही बात करता हूँ, ठीक है, मुझे आपसे बात करना अगर अच्छा लगता है वेल एंड गुड, आपको मेरी समझ आती है वेल एंड गुड, नहीं आती तो फिर देख लो आगे। मेरा तो सीधा सा यही है साहब, शुरू से लेके इस तरह कहीं शुदाई से ही रहा हूँ, तो मैंने कभी इस चीज़ को बोधर किया नहीं है। तो इसलिए हमेशा ही शुक्रगुजार रहता हूँ अपनी बीवी का, तो मुझे सह रही है शुरू से। तो अगेन अपनी स्किन के अंदर मुतमिन रहो, आपकी ये नर्वसनेस ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। अपने आप के साथ हमेशा जो है ना वो मुतमिन रहो। एक इस तरह क्वेश्चन था कि एंजाइटी डिप्रेशन में मुझे मतली होना स्टार्ट हो जाती है, नेक और ये जो ना माउथ टाइट हो जाते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है ना। अगेन पहले तो ये आपका एक फ़िज़िकल रिस्पॉन्स है स्ट्रेस टूवर्ड्स, और इसके अंदर एक इशू और होता है यूजुअली, ये जो मतली होती है ना, हमें बार बार उबाक आने, मतली आनी,
और इसके अंदर कई दफ़ा ये चेस्ट के अंदर आपको डिस्कम्फर्ट फील होना, इसके पीछे यूजुअली एक जो वो रिफ्लेक्सिस का प्रॉब्लम होता है। और एंग्जाइटी के अंदर हो जाता है, क्योंकि एंग्जाइटी के अंदर हमें गर्ड इश्यूज़ नॉर्मली हो जाते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्सेस ऊपर आ रहे हैं, रिफ्लेक्सेस ऊपर आ रहे हैं। वो रिफ्लेक्सेस जो होते हैं ना, वो हमें सीने में भी कभी हार्ट बर्न हो सकता है, कभी वो ऐसे ना डिस्कम्फर्ट सा फील हो सकता है। छोटी एग्जांपल देता हूँ, मेरा गला जो था ना वो ठीक ही नहीं था होता, हद हो गई थी मेरे गले की। मैंने कोई ENT नहीं छोड़ा। मैं अपना वाक़या जन्म बता रहा हूँ, आप घर वालों से कभी पूछना आगे, जो भी क्लोज के कोई सुन रहे हैं मुझे। इतना बुरा हाल था मेरा, मैंने कोई ENT नहीं छोड़ा, कोई मेडिसिन इसके लिए नहीं छोड़ी, सब कुछ किया। ठीक है, अच्छा, तो समझ ना आए कि यार मेरा गला क्यों नहीं ठीक हो रहा। और मुझे खांसी आती थी, मुझे हर वक्त मतलब इतना अजीब से मेरी कंडीशन रहती थी। तो मुझे ना एक दिन फिर ना मेरे एक कज़न है, वो डॉक्टर थे, तो उन्होंने कहा कि यार मुझे ना तेरा इशू रिफ्लेक्सिस का लगता है। रिफ्लेक्सिस जब आके यहाँ पे थ्रोट पे हिट करते हैं ना, तो वो अंदर जो है ना वो प्रॉब्लम कर सकते हैं। वो आके तो तू ना ऐसे कर, स्टोमिक की मेडिसिन यूज़ कर। वो दिन था, मैंने थोड़े दिन वो कहते हैं जो स्टोमिक से रिलेटेड, जो रिफ्लेक्सिस से रिलेटेड सिरप मिल जाते हैं या वो कहते हैं मेडिसिन मिल जाती हैं, आप किसी भी डॉक्टर को विज़िट कर सकते हो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई इशू इस तरह इससे मिलता जुलता। तो वो विद इन डेज़ मेरा गला बिल्कुल ठीक हो गया। अब बंदा पूछे कहाँ मेरा मैदा, कहाँ मेरा वो गला, पर वो एक कनेक्शन था। बिल्कुल इसी तरह रिफ्लेक्सेस जो है ना, ये आपको तंग करते रहते हैं। तो इसके लिए अगर अपने घर में ही कोशिश करें कि डाइट ठीक रखें, जब भी मील लें वाक शाक किया करें, लाइट ग़िज़ा खाएं, ओवर ईट ना कर लें। आजकल रमज़ान है, मुश्किल है, क्योंकि अगर आपने समोसे पकौड़े खाए हैं तो आपको रिफ्लेक्सेस के इश्यूज़ भी होंगे, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज़ भी होंगे, उसकी वजह से हो सकता है आपको रिफ्लेक्सेस ज़्यादा भी हों। तो कोशिश करें अपनी डाइट के जो है ना ओवर ईट ना करें। और जब भी कुछ खाएं वॉक लाजमी रखें, है ना, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। तो ये चीज़ें इस चीज़ को जो है ना वो कवर कर जाती है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल था कि सर व्हाई आर यू सो इंटरेस्टेड इन तसव्वुफ एंड व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यू लाइक इन। अच्छा, मैं ओवरऑल बात करता हूँ, स्पिरिचुअलिटी की बात करता हूँ। तसव्वुफ एक उसका पार्ट है। अगर आप सूफ़ी साइड पे जाएं तो एक वे है वो। तो मेरा इसके साथ लगाव जो है ना, अगेन उसकी दो रीज़न है। एक एक्सट्रीमली हेल्पफुल डीलिंग विद एंग्जाइटी और डिप्रेशन। मेरे अंदर के जितने खौफ हैं, जितने डर थे, वो मौत से रिलेटेड हों, वो बीमारी से रिलेटेड हों, वो मेरे फाइनेंशियल हालात से रिलेटेड हों। हाँ, मैं अभी भी हो जाता हूँ, परेशानी होती है समटाइम्स, बट वो जो एक स्पिरिचुअल जो है ना वो चीज़, जब आपके अंदर आपके ऊपर वो चीज़ें खुली होती हैं ना, आपको होता है यार इन दी एंड क्या करना क्या है इस सब का। वो आपके अंदर जब रूट्स पकड़ी हो ना, तो आपके ये डर ख़त्म हो जाते हैं, और ये डर ख़त्म हो जाते हैं तो आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन हो नहीं पाती। तो सबसे पहली रीज़न मेरी तसव्वुफ हो जाए या ओवरऑल स्पिरिचुअलिटी हो जाए, इससे इतनी ज़्यादा मोहब्बत की एक ये वजह थी, क्योंकि ये मैं इसको क्रेडिट देता हूँ मेरे आज इससे रिकवर होने में या इससे डील करने में ओवरऑल। ठीक है, और मुझे इसके अंदर जो है ना पसंद क्या चीज़ है, पसंद ये कि कहते हैं मेरी दौड़ ख़त्म हो गई। हर वक्त दौड़, मुझे ये नहीं समझ आती। मेरे सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में बचपन से ही होता है ना, कुछ लोग बच्चे होते हैं कि बचपन से बस क्वेश्चन आई जा रहे हैं, मैं क्यों, मैं क्या हूँ, मैं कर क्या रहा हूँ, मेरे गोल्स क्या हैं लाइफ में, ये है वो है, टिनकरा वही सारे सवाल, उन सब के जवाब मिलना शुरू हो गए थे। और वो जवाब फिर जब मैं कंफर्म करता हूँ उन सब को, क्योंकि मैं सुकून तो मिलता था, फिर मैं देखता था कि क्या ये लॉजिकल भी है,
क्योंकि मुझे लॉजिक्स बड़ी अजीज़ हैं। मुझे अपने दिमाग को मुतमिन करने के लिए बड़े स्ट्रॉन्ग लॉजिकल पॉइंट्स चाहिए। फिर जब मैं इस सब को साइंस पे, लॉजिक्स पे मापता था तो मुझे सब ठीक लगता था। तो एक ये फ्रीडम मुझे मिला, एक ये सुकून मुझे मिला। तो मुझे जो है ना, अगेन मेरे लिए तो हमेशा से किसी को मुतमिन करना जो है ना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा जितना मेरे लिए अपने आप को मुतमिन करना इम्पोर्टेंट है। तो ये वो रास्ता था जहाँ पे मैं मुतमिन हूँ। तो ये दो चीज़ें हैं, एक मेरे सारे डर निकल गए और दूसरा कि मैं अपनी ज़िंदगी से मुतमिन हो गया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ प्रॉपर्ली आंसर कर सका हूँगा आपके क्वेश्चन का। अच्छा, ये पहले भी शायद मैंने इसको रिस्पॉन्ड किया, आई डोंट नो किया कि नहीं किया, पर ये क्या कहते हैं, असलाम भी सप्लीमेंट्स यूज़ कर सकते हैं हम एंग्जाइटी वगैरह के लिए। बिल्कुल कहते हैं, आपको यूजुअली आप किसी साइकाइट्रिस्ट को विज़िट करोगे, वो एंग्जाइटी के अंदर अगर आपकी वीकनेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हो जाती है वीकनेस, आपकी डाइट ख़राब होती है, बाहर एक्सपोजर नहीं होता, आपके विटामिन नीचे गिरे होते हैं, तो वो आपको खुद ही कोई ना विटामिन की, कैल्शियम की कोई मेडिसिन लिख देगा। तो बिल्कुल यूज़ करने चाहिए, बड़े हेल्पफुल हैं एंग्जाइटी के अंदर। ज़ाहिर आप फिज़िकली बेहतर होना शुरू हो गए तो आप बेहतर, आपकी जो फिज़िकल हेल्थ है वो डिपेंड जो है ना उस पर बड़ा डिपेंड करती है आपकी मेंटल हेल्थ। तो सप्लीमेंट्स बिल्कुल यूज़ करने चाहिए अगर आपको वीकनेस फील हो और आपको लगे कि मेरी डाइट ठीक नहीं है ना, तो इसमें कोई हिचकिचाने वाली चीज़ नहीं है। अगर आपको हो, आप जाके बेशक वो डॉक्टर को खुद भी कह सकते हो कि यार मेरे साथ ये इश्यूज़ हैं। अच्छा, एक ना इसी तरह ही क्वेश्चन वो है, ब्लड प्रेशर का जो फोबिया हो जाता है ना एंग्जाइटी के अंदर, हम बार बार आई नो मैनी पीपल जो मेरे साथ इन कॉन्टेक्ट हैं जो कि बार जो है ना अपना ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर कभी ज़्यादा आ रहा है, कभी मतलब ब्लड प्रेशर के आपको पैनिक अटैक आया है ना अगर, ठीक है, और ज़रूरी नहीं है बट समटाइम्स होता है, और विद सम पीपल ये होता है कि आपको जब पैनिक आता है, आपका ज़ाहिर है आपकी हार्ट बीट थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, आप क्या कहते हैं ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है, बट इट्स ओके। इसमें इतने परेशान होने वाली बात नहीं है। परेशान होने वाली बात क्यों नहीं है इसके अंदर, वो आपकी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है फियर्स के टुवर्ड। आप रनिंग करते हो तब भी आपका हार्ट रेट ऊपर नीचे हो जाता है, आप यकदम घबरा जाते हो, आपका हार्ट रेट ऊपर नीचे हो जाता है। तो मुख्तलिफ जगहों पे आपका ब्लड प्रेशर या आपका हार्ट रेट, ये चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे हो सकती हैं। बट अगर ये कंसेक्टिव हो रहा हो, ठीक है, अगर तो सिर्फ पैनिक के अंदर आपका हल्का फुल्का ऊपर नीचे हुआ है ब्लड प्रेशर, तो फिर तो आपको एंशियस होने की ज़रूरत नहीं। बट आपको वैसे लगे कि आपको पूरा दिन जो है वो बार बार आपने चेक आप करते जा रहे हो, बट आपको लग रहा है क्या कहते हैं, आप बार बार चेक करने पे अगर आपको पता चल रहा है कि यार वो अब मेरा पूरी ज़िंदगी लो रहा है, ठीक है, मेरा ऊपर वाला 90 से ऊपर कभी नहीं ज़िंदगी में गया और नीचे वाला कभी 60 से ऊपर नहीं गया, ठीक है, पर शुरू से लो रहा है, मुझे पता है। इस तरह वो कभी पैनिक में हल्का सा ऊपर नीचे हो भी जाता था, मुझे फ़र्क नहीं था पड़ता, क्योंकि मैं बॉदर नहीं कर रहा उस चीज़ को। मेरे जो एंग्जाइटीज़ की वजूहत हैं वो डिफरेंट रही हैं मोस्टली। तो अगर वो आपको एक वो अब आप चेक कर रहे हो बैठ के, आप उस टाइम भी डरे हुए हो, आप उस टाइम भी पैनिक के अंदर हो, तो हो सकता है हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो जाए, आप उसको देख के डर जाओगे। तो हल्का फुल्का को आपने टेंशन नहीं लेनी इन पैनिक, बट हाँ अगर आपको लगे कि इसके बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है और बड़े मतवातर से है, तो लाजमी आप एक दफ़ा डॉक्टर को विज़िट कर लो। अगेन उसके अंदर कोई एंग्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, चेक करा ले बंदा। और एक दफ़ा जब 1 से 2 दफ़ा आपने जब देख लिया, आपने चेक करा लिया, आपको पता चल गया अच्छा यार चीज़ नॉर्मल है फलाना, उसके बाद भी अगर आप बैठ के चेक कर रहे हो, उससे अच्छा है कि जैसे आप चेक करने लगो मेडिटेट करने बैठ जाओ, लूप से निकलो बाहर, वरना बहुत इरिटेटिंग है ये। फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता हैबिट क्रिएट हो जाती है।
बार बार चेक करने की बात, जिस तरह गूगलिंग की हैबिट है, वो हैबिट है लोगों को, बड़ी आहिस्ता आहिस्ता से छुड़वानी पड़ती है लोगों को। तो कोशिश करें अगर आपको गूगलिंग की भी हैबिट है, इस तरह की कोई है, इस तरह की जनरेट होगी एंग्जाइटी के अंदर, तो जब भी आप वो करने लगें कहीं और निकल जाओ और यार उसको देखी जाएगी। यार गूगल कर रहे हो बैठ के, यार ये तो नहीं है, नहीं उससे अच्छा डॉक्टर के पास चले जाओ। नहीं तो अगर डॉक्टर के पास हो आए हो फिर भी बैठ के गूगल, फिर को यार डॉक्टर ने कह दिया है ना, ठीक है, फिर भी डर रहे हो ना बैठ के कि यार बाहर में जो होता है उन्हें। तो ये रवैया आपको लेके आना पड़ेगा, ये एटीट्यूड आपको अपने साथ लाना पड़ेगा एंग्जाइटी से लड़ने के लिए, वरना आपको बहुत तंग करेगी, ट्रस्ट मी बहुत तंग करेगी। अच्छा सेल्फ रियलाइजेशन अगेन वही था। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन है कि कहते हैं बाहर अगर शोर होता है तो ईयर प्लग्स लगा के हम मेडिटेशन कर सकते हैं। वैसे एक मज़े की बात बताऊँ, सुबह सुबह ना मैं अक्सर पहले मेडिटेट करता होता था ना, तो एक मेडिटेशन है उसके अंदर भला क्या करते हैं आप आंखें बंद करके ना एक कमरे में बैठ जाते हो। अब मेरे साइड पे मैं ड्राइंग रूम में बैठा था, ड्राइंग रूम के मतलब जो बाहर लाउंज है ना, लाउंज के बाहर मेन रोड चल रही है, तो गाड़ियाँ गुजर रही हैं, ट्रॉलीज गुजर रही हैं, रिक्शाज गुजर रहे हैं उसला। अब वो एक मेडिटेशन है जिसमें आपने आंखें बंद करके अपने इर्द गिर्द की जितनी आवाज़ें हैं उन पर गौर करना है। ये भी मेडिटेशन है। आप कह रहे हो ना कि शोर आ रहा है, आंखें बंद करके वो शोर देखो कि किधर से किसकी आवाज़ आ रही है, किधर से किसकी आवाज़ आ रही है। अच्छा ये आ रही है, ये आ रही है, ये चिड़ियों की आ रही है, ये गाड़ी की आ रही है। ये मेडिटेशन, माइंडफुल हो टुवर्ड्स दोज वॉइसेस। तो अगर आप ये कर सकते हो, बट अगर अब शोर बहुत ही ज़्यादा है कि वो इरिटेटिंग है, कि वो सुनने में नहीं अगर आपको अच्छा लग रहा तो फिर ईयर प्लग्स लगाने में कोई मसला नहीं है। आप ईयर प्लग्स या जो भी है अपने कानों में लगाओ और सुकून से बैठ के जो है ना आप मेडिटेशन कर सकते हो। अच्छा अब कोई ना एक आधा क्वेश्चन जो है ना वो लेके तो हम इसको ना ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। एक मैंने जो था यार असल में मेरे से ना ये मेडिसिनल रिलेटेड क्वेश्चंस जो आप करते हो ना वो ना किया करो, क्योंकि मैं नहीं यहाँ पे कोई मेडिसिन बताने के लिए हूँ। आप लोगों को मेडिसिन के लिए प्रॉपर साइकाइट्रिस्ट के पास जाना है, वो आपको बताएगा कि मेडिसिन आपने कौन सी लेनी है। तो मैं इस पे जो है ना कतन कोई हेल्प नहीं कर सकता आप लोगों की। अच्छा ये जो है ना ये भी अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस इसी तरह के हैं कि ये चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, चेस्ट की तरफ ही ध्यान लगा रहता है, हल्का सा पेन स्टार्ट हो जाता है, फिर स्टडी नहीं कर सकता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगेन दो चीज़ें हैं इसके अंदर कि अगर आपको चेस्ट डिस्कम्फर्ट है, ये आपको यूजुअली ये कार्डियोफोबिया के अंदर होता है कि आपको एक फोबिया क्रिएट है। अब इर्द गिर्द में इतनी ज़्यादा जो है ना हार्ट अटैक से डेथ होती है, सुन सुन के हमें भी बस दिल की तरफ बस इधर ही कुछ हो जाना है, इधर ही कुछ हो जाना है। ऊपर से कुछ ये एंग्जाइटी की वजह से आपको कोई गर्ड इश्यूज़ हो जाए, वो रिफ्लेक्सेस जो हैं वो आपको चेस्ट में हल्का सा डिस्कम्फर्ट देंगी, वो आपको होना शुरू हो जाएगा। तो आपको जैसे ही ये अगर फोबिया क्रिएट हो गया या कुछ हो गया है, एटीट्यूड अगेन आपने वही रखना है, सो व्हाट यार होता है होने दो, ठीक है। बट डॉक्टर को लाजमी विजिट, एक दफ़ा डॉक्टर को लाजमी विजिट करना है आपने, वो अपने लिए आपने तो करना ही करना है। आई नो कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर में आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा, डॉक्टर का यार कुछ भी नहीं एंग्जाइटी है ज़्यादा की दवाई का, पर आपको अगले दिन दोबारा जब इधर हल्की सी चुभन हो रही होगी, इधर कुछ हो रहा होगा, नहीं यार डॉक्टर को नहीं पता चला, कोई मसला ही है। जब पर आपके इर्द गिर्द जब मेरे जैसा बंदा जो है ना, मैं आपको कहूँगा यार आप डॉक्टर को दिखाओ, जब डॉक्टर ने दिखा लिया ना नेक्स्ट डे आप कहोगे यार नहीं यार कोई और मसला लगता है, फिर मेरे जैसा बंदा जो होगा ना, मैं तो क्लियर हूँ, डॉक्टर ने कह दिया है ना, मैं क्लियर हो गया, मुझे पता सिर्फ एंग्जाइटी है, वो आपको डरा रही है बैठ के, फिर मैं कहूँगा कि यार होने दो। मैं हमेशा एक वर्ड बोलूँ एंग्जाइटी के आगे फेंक दो अपने आप को, जा कर ले जो करना है, इतनी सी देर है, उससे कुछ होगा ही नहीं, वो टुथलेस हो जाएगी जिसे बोलते हैं ना एंग्जाइटी। तो अगेन ये फोबियाज़ हैं जो मतलब चेस्ट के इर्द गिर्द इस तरह
तो इसके लिए जो है ना, अगर तो आपने ज़ाहिर है वो जितने, मैं खुद इतनी ज़्यादा ECG कोर्स पता नहीं क्या कुछ करवा बैठा हुआ हूँ, तो तसल्ली नहीं सी होती। अब मुझे अगर कभी इधर कोई हल्की सी, अभी भी पकौड़े समोसे ये पता नहीं क्या कुछ खा खूब बैठता हूँ, तो अक्सर रिफ्लेक्सेस ये हल्का सा इधर से मुझे कोई चुभन हो ना यार होती है, उन्हें बाढ़ में गई, कौन बंदा जाकर दोबारा ECG करवाता है। ठीक है, देखी जाएगी, पर करवानी चाहिए एक दफ़ा तसल्ली के लिए। आपको हर 6 महीने बाद अपना सारा जो है ना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए आप लोगों को। तो इसी तरह अच्छा, एक आखिरी एक क्वेश्चन है कि उसके बाद हम इसको ख़त्म करते हैं, वो है कि हाउ टू कंट्रोल योर पैनिक अटैक्स एट होम। अगर आप घर में हो, अव्वल तो अगेन आपको कोई एंग्जाइटी डिसऑर्डर है, ज़्यादा पैनिक अटैक आपको एंग्जाइटी डिसऑर्डर में ही आते हैं, तो आपको डॉक्टर के पास ही जाना जो है ना वो फर्स्ट प्रेफरेंस है। बट आप कोई डॉक्टर के पास विज़िट के बाद भी ज़्यादा पैनिक अटैक ऐसी चीज़ है वो सडनली जाते नहीं है कि एक आधी मेडिसिन ली तो चले गए। तो आदत डालें डीप ब्रीथिंग की। आपको शुरू में लगेगा कि कहते हैं वैसे सांस नहीं लिया जा रहा, पर कुछ भी नहीं हो रहा, तो आप सांस बिल्कुल ठीक ले रहे हो। आपको वैसे ही वो पैनिक की कंडीशन है ना, तो आप डरे हुए हो, पर आपने कहना कुछ नहीं यार मुझे पता ही है पैनिक है ना। आपने कोशिश करनी है कि क्या कहते हैं सांस जो है ना वो आपने पूरा अपने फेफड़ों से जो है ना, वो बड़ी प्यारी टेक्निक है 4-7-8 वाली, लाजमी अपनी लाइफ का हिस्सा बना लो उसको। आप जिनको भी पैनिक डिसऑर्डर है, जितनी देर तक हो आपने वो करनी है। ये फर्स्ट डिफेंस आपका यही होना चाहिए। 2 से 3 मिनट बैठ के डीप ब्रीथिंग करनी है, सांस पे फोकस रखना है। 4 सेकंड इनहेल, 7 सेकंड होल्ड, 8 सेकंड एक्सहेल। फिर भी आपको लगे कि मैं स्टिल एंशियस हूँ, कोई सी 5 चीज़ों के अंदर जो आपको रूम में नज़र आएंगी ना, एक लकड़ी हो गई है, ठीक है, एक सिल्वर हो गया, कोई हैंडल हो गया, उसको देख लिया, इसको जाके टच कर लिया, प्लास्टिक को टच कर लिया, मुख्तलिफ चीज़ों को टच कर लिया, फिर भी लगे कि अभी भी स्टिल है, मुख्तलिफ चीज़ों को अगेन जिस तरह ये कंबल को टच कर लिया, रज़ाई को टच कर लिया, 5 चीज़ों को टच कर लिया, फिर भी आपको लगता है स्टिल आई एम एंशियस, तो कोई से ना 6 कलर्स देखने हैं आपने रूम के अंदर। अच्छा ये ब्राउन है, ये पिंक है, रेड है, ये फ्लाई। अच्छा ये छोटी छोटी चीज़ें क्या करती हैं, आपका वो जो पैनिक का टाइम होता है ना वो मैक्सिमम वैसे तो बड़े शॉर्ट, कई दफ़ा 5 से 10 मिनट के अंदर आप ठीक हो जाते हो। आप ये माइंडफुल होना शुरू हो जाओ 5 से 10 मिनट में, तो मैक्सिमम टाइम आपका 15 से 25 मिनट का होता है। तो उसको आपने जो है ना कोशिश करनी है अपने आप को माइंडफुल रखने की। वो माइंडफुल है जैसे आप होते जाओगे, एक तो उसकी स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी एंग्जाइटी की, और दूसरा ये है कि आप जब 1 से 2 दफ़ा पैनिक अटैक को इस तरह सह जाओगे ना, आपका डर ख़त्म हो जाएगा उससे लेके, इंटायरली नहीं बट काफ़ी हद तक आपको होगा अच्छा यार ठीक है, देखिए देखिए पैनिक अटैक आएगा ना, मुझे पता है मैंने क्या करना है। लो आपने 2 से 4 दफ़ा उसको इस तरह झेला, पैनिक अटैक अपनी वो जो है ना सिवियरिटी वो खो देता है। तो लाजमी करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपके लिए हेल्पफुल रहा है या नहीं रहा। वैसे मैंने इसके ऊपर काफ़ी वीडियोस पहले भी बनाई हुई हैं, और बेशक आप जाके देखिएगा। ये गाइडेड मेडिटेशंस भी हैं एंग्जाइटी से रिलेटेड, वो भी आपको मिल जाएंगे नीचे चैनल में। तो आज के लिए इतना ही था, और भी कोई क्वेश्चन हो मुझे इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हो, तो आई वुड लव टू रिस्पॉन्ड। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।